हेलो बेटे, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड ऑल्सो योर स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे लिफ्ट के बारे में। ठीक है, लिफ्ट में देखा था एपरेंट वेट, देखा था कि एक्चुअली व्हाट द वेट इज, ये हमने देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल मास के बारे में। उसमें भी हमने तो वेट के बारे में ही पढ़ा था ना, कि वेट कभी कम महसूस हो रहा है, कभी ज्यादा महसूस हो रहा है, कभी वेट महसूस ही नहीं होता है। अच्छा ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि वेट लेसनेस की कंडीशन कब होती है। ठीक है, इन अ लिफ्ट व्हेन वी विल फील द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। और तुम बहुत ही ज्यादा ढीठ हो चुके हो भाई। साहिल है और एक और बच्ची है प्रीति, वो आंसर करती है, उसके अलावा कोई आंसर नहीं करता। मतलब सीधा साफ है, या तो लेक्चर से नहीं देख रहे हो या फिर नालायक हो गए हो बिल्कुल। तुम्हारी पिटाई होनी चाहिए फिर अच्छे से, है ना। तो जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर जरूर करना है। कंडीशन क्या है आज के क्वेश्चन की? दैट हम किस कंडीशन में वेटलेसनेस फील करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। वैसे तो ये जो आपका टॉपिक है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शुरू का जो हम 10-15 मिनट का पढ़ेंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पक्का एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल मास। वेरिएबल मास का कंसेप्ट बोलो, या फिर हम पढ़ेंगे रॉकेट के बारे में। ओके, किसके बारे में पढ़ेंगे? हम रॉकेट के बारे में पढ़ेंगे। तो रॉकेट के बारे में देखो भाई, सभी को पता है रॉकेट है कहां पर उड़ती है? धरती के ऊपर या आसमान में? आसमान में। ठीक है, अब सबको ये भी पता है कि जैसे जैसे आप लोग नीचे से रॉकेट को छोड़ते हो तो उसमें से बहुत ज्यादा क्या निकलती हैं? गैसेस निकलती हैं। आप नीचे से उसको एक बहुत ही छोटी सी स्पीड पर लॉन्च करते हो और उसके बाद वो जब ऊपर तक पहुंचती है तो उसकी स्पीड क्या हो चुकी होती है? बहुत ही ज्यादा हो चुकी होती है। मीन्स उसकी स्पीड क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। रॉकेट की स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग, रॉकेट की स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, रॉकेट स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग एज इट मूव्स हाई एंड हाई। तो क्या सिस्टम है, क्या चक्कर है ये? लेट अस कंसिडर m नोड एंड v नोड। m node and v node are initial mass and velocities of the rocket. Initial mass and velocity of the rocket, ये आपके पास इनिशियल मास और वेलोसिटी है रॉकेट की। ठीक है, अब हमें पता है कि जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा रॉकेट तो उसमें फ्यूल खत्म होता जाएगा, फ्यूल बर्न होगा। फ्यूल बर्न होगा तो रॉकेट का मास क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, मास डिक्रीज हो रहा है और वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे मास बढ़ेगा, फॉर्मूला था हमारे पास कि मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो हमने मान लिया कि किसी भी टाइम टी पर जो मास है वो तो कितना हो गया है? m, और वेलोसिटी कितनी हो गई है रॉकेट की? वो हो गई है v। ठीक है, अब देखो भाई, हम यहाँ पर जो मोमेंटम है एक तो किस तरह से चेंज होता है कि मास तो क्या रहे? कांस्टेंट, बट वेलोसिटी क्या होती रहे? चेंज होती रहे। ठीक है, दूसरा मास क्या हो जाए आपके पास? वेलोसिटी क्या रहे? सेम रहे, और मास वेरी हो, मास वेरी करे। तो जब ये मास वेरी करेगा, क्या उस टाइम पे मोमेंटम नहीं होगा? उस टाइम पे भी मोमेंटम होगा। तो यहां से देखो, वेलोसिटी सेम, मास क्या कर रहा है आपके पास? वेरी कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास? ऐसा कोई केस अगर आप डे टू डे लाइफ में सोचे तो सोचो, आपने बजरी का ट्रक खरीदा है और आपको वो घर तक पहुंचाना है, लेकिन दुर्भाग्यवश उस ट्रक के नीचे की एक प्लेट निकल गई है, मतलब उसके अंदर एक छेद हो गया, जो नीचे था ना, आपके दुश्मन ने उसमें छेद कर दिया, किसके घर तक ये पहुंचेगी नहीं। ठीक है, आप ट्रक भरवा कर आ गए, ट्रक वाले को बोला है भाई घर तक ले आना बजरी। ठीक है, बट हुआ क्या? वो ट्रक किस स्पीड पर चल रहा है? जब उसमें बजरी भरी थी तब उसमें कुछ मास था, कितना भी मास हो जाए। ठीक है, जैसे ही ट्रक चलने लगा तो ट्रक अपनी कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है। आपने उसको कंडीशन बता दी कि भाई 60 किलोमीटर पर आवर से ऊपर, 60 पे तो कहां चलेगा, 40 किलोमीटर पर आवर से ऊपर तेरी स्पीड होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो इसी स्पीड से लेकर आ रहा है, लेकिन उस छेद की वजह से क्या हो रहा है? बजरी तो कम होती आ रही है।
बजरी कम हो रही है तो क्या हो रहा है, मास वेरिएबल हो रहा है। इसका मतलब मास के वेरी करने से भी मोमेंटम क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो मास भी वेरी कर सकता है और आपके पास वेलोसिटी भी वेरी कर सकती है मोमेंटम के वेरी होने के लिए। ठीक है, हम मान लेते हैं कि Vg क्या है, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस। ठीक है, dm मान लेते हैं हम स्मॉल डिक्रीमेंट इन मास, कि स्मॉल डिक्रीज जो हुआ है मास में वो कितना हुआ है, dm हुआ है। ठीक है, उसके साथ ही dv क्या हो जाएगा हमारे पास, स्मॉल इंक्रीज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में स्मॉल इंक्रीज हुआ है, स्मॉल इंक्रीज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट पर जो मास अगर हम ये m निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, मतलब आगे फर्दर हम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, m मास देखेंगे पहले तो, और उसके साथ ही हम क्या देखेंगे, वेलोसिटी देखेंगे। और जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उनका मास अगर आप देखना चाहो तो वो कैसे देखोगे भाई, इतना ही तो मास होगा, जितना फ्यूल बर्न होगा उतना ही एग्जॉस्ट गैसेस का मास होगा। तो dm क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट गैसेस का मास हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अगर हमें किसी भी इंस्टेंट t पर मोमेंटम देखना है, मोमेंटम एट एनी इंस्टेंट t, तो वो क्या हो जाएगा, mv, बिकॉज एट दैट इंस्टेंट वी हैव कंसिडर दैट m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी। इसी के साथ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि अगर ये पूरा सिस्टम था, आपने इस सिस्टम को टुकड़ों में तोड़ दिया, तो उन टुकड़ों का जो सेपरेट मोमेंटम होगा और उन सभी का सम वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, मोमेंटम घटेगा बढ़ेगा नहीं। आप जब तक बाहर वाले फोर्सेस को कुछ भी, वो बाहर वाले फोर्सेस जब तक उस पर इफेक्ट ना डाल रहे हो, तो हम एयर रेजिस्टेंस को और अर्थ की ग्रेविटी को क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक है, तो उस केस में किसी भी इंस्टेंट पर मास क्या हो रहा है, डिक्रीज, m माइनस डी एम। ठीक है, और v प्लस डी वी आएगा नहीं, इंस्टेंट पर, उसी इंस्टेंट पर मास कम हुआ, कुछ कम हुआ और वेलोसिटी उतनी ही इंक्रीज हो गई, प्लस साथ में किसका मोमेंटम है, वेलोसिटी का। ठीक है, डी एम वी जी, और ये वी जी जो है, रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी किधर आ रही है, नीचे की तरफ, गैसेस की वेलोसिटी नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉकेट कुछ ऐसा होता है ना, यहां से ऐसे इस टाइप का होता है, तो ये क्या हो जाएगी, गैसेस नीचे की तरफ आ रही है आपके पास। ठीक है, गैसेस नीचे की तरफ आ रही है तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटे, एम वी बराबर एम वी माइनस डी एम वी माइनस एम डी वी माइनस डी एम डी वी माइनस डी एम वी जी। ठीक है, तो यहां पर देखो एम वी और एम वी तो हो गए कैंसिल आउट। अब डीएम भी छोटा है और डीवी भी छोटा है, दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, छोटा होगा, सो वी कैन नेग्लेक्ट इट। तो एम डीवी किसके बराबर आ जाएगा भाई, डी एम इंटू में माइनस वी जी। ठीक है, माइनस वी जी, माइनस को अगर आप कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा, डी एम वी प्लस वी जी। ठीक है, तो ये आपके पास किसके बराबर आ गया, एम डी वी के बराबर ये आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, यहां पर एम डी वी बेटा ये प्लस का आएगा ना। ठीक है, फिर इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का एम डी वी हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, एम डी वी किसके बराबर आ जाएगा, डी एम इंटू में वी प्लस वी जी। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एम डी वी बराबर डी एम वी प्लस वी जी। इसी के साथ देखो अब रॉकेट किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, रॉकेट की वेलोसिटी है v, साथ में एग्जॉस्ट गैसेस किस तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, v g। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो मैंने u मान ली, u क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू गैसेस। तो कैसे निकालोगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू गैसेस,
क्या आ जाएगा हमारे पास, v माइनस ऑफ माइनस वी जी, बिकॉज बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब यहां से ये क्या आ जाएगा, माइनस के साथ आएगा। ठीक है, माइनस के साथ क्यों आएगा, और ये हो जाएगा v प्लस वी जी। ये माइनस साइन यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि जो रॉकेट है और आपके पास ये गैसेस है, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है। ठीक है, जैसे यहां पर हमारे पास आया था, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस यू। इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, क्या बन जाएगा, एम डी वी बराबर माइनस यू डी एम। ठीक है, आ गया आपके पास एम डी वी बराबर माइनस यू डी एम। अब आपको निकालनी है वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट। आप किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकालना चाहते हो, आपको डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा है ना, इस dv को v में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन। उसके लिए कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड लेकर जाओ, क्योंकि इधर m है और इधर भी m है, वेलोसिटीज वाली टर्म को एक साइड और जो सेकंड टर्म हो गई आपको उसको एक साइड। ठीक है, dm बाय m। ओके, यहां पर इसको dv बाय u भी कर सकते हो, whatever you like। ठीक है, बट ये u तो क्या रहेगा यहाँ पर, उस एक पॉइंट के लिए हम क्या लेंगे, इसको हम कांस्टेंट कंसीडर करके चलेंगे। क्यों कंसीडर करके चलेंगे, बिकॉज v तो क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट, और हमें वो वेलोसिटी ऑफ रॉकेट ही निकालनी है। ये u क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू गैसेस। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन में अब हम क्या लगा देंगे, लिमिट्स। लिमिट्स कहां से कहां पर, इनिशियली मास कितना था m नोट, फाइनली कितना हो गया है m, जिस इंस्टेंट पर हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी v नोट, फाइनली कितनी हो गई है v। इंटीग्रेशन कर दो, dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, लिमिट्स पुट करेंगे, 1 बाय m का इंटीग्रेशन क्या होता है, log m। 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x, m से m नोट, माइनस का साइन है ही बाहर, वैल्यूज पुट करो, v माइनस वी नोट बराबर माइनस यू log m माइनस log m। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, गड़बड़ हो गई ना, ये बताते भी नहीं वाला को। ठीक है, हियर व्हाट यू कैन राइट, अगर आप माइनस को बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, u log m, या फिर बाहर लेने की क्या जरूरत है, ये तो दोनों ही साथ था ना, तो ये देखो इस तरह से बना इतना। अब ये log a प्लस बी, log a प्लस log b किसका फॉर्मूला होता है, log a बाय b का फॉर्मूला होता है। यहां पर करो m बाय m नोट। ठीक है, माइनस को ऊपर लेकर जा सकते हैं ना, log की प्रॉपर्टीज होती है, आई थिंक सभी को याद होगी, माइनस log x को आप क्या लिख सकते हो, log की पावर -1, और log की पावर -1 को log 1 अपॉन x। तो यहाँ पर m अपॉन m नोट आ गया आपके पास, इसको ऊपर लेकर जाएंगे, क्या आ जाएगा, माइनस यू log m अपॉन m नोट की पावर -1, और m अपॉन m नोट की पावर आप -1 अगर करना चाहते हैं, दैट मीन्स 1 अपॉन m नोट, और ये क्या बन जाएगा, m नोट अपॉन में m। इसका मतलब v आपके पास क्या आ गया, v नोट प्लस u log m नोट अपॉन में m। तो ये आ गया आपके पास रिलेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पर आप वेलोसिटी इस तरह से निकाल सकते हो। जब आपको न्यूमेरिकल्स करने, इनिशियली रॉकेट किस पर होता है, नेस्ट पर ही होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी नॉर्मली v नॉट 0 होती है, तो ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स जब भी आप लोगों को करने होते हैं तब क्या करोगे, log e को हम कैसे लिख सकते हैं, 2.303 इंटू log 10, और u तो है ही log 10, m नोट अपॉन m। इस e में log का बेस e था, और इधर इसमें log का बेस क्या है, 10 है। ठीक है, अब देखो भाई, रॉकेट क्या है, हम क्या चाहते हैं कि रॉकेट के ऊपर क्या लगे,
ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऊपर जा पाए। अब रॉकेट का जो मास है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, रॉकेट का मास डिक्रीज हो जाएगा और एट लास्ट जब बचेगा, जो सारा मास खत्म हो जाएगा, ठीक है, उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, सॉरी सारा फ्यूल खत्म हो जाएगा तो फ्यूल का मास खत्म, उस स्पीड को हम बोलते हैं बर्न्ड आउट स्पीड। ठीक है, और ये जो बर्न्ड आउट स्पीड होती है क्या होती है, जब रॉकेट का सारा मास खत्म हो चुका होता है। क्लियर है, आई डोंट थिंक कि किसी को कोई डाउट होगा। और वहां पर सिर्फ क्या बचेगा, अब फ्यूल तो है नहीं, तो जिस फ्यूल में, जिस कंटेनर में हमने फ्यूल को रखा था वो बचेगा, वो बचेगा, तो यहां से बी क्या आ जाएगा, 2.303 U log 10 m नोट अपॉन में m r। क्लियर है, आई डोंट थिंक अभी कोई डाउट होगा, निकाल सकते हो इजीली। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास थ्रस्ट ऑन रॉकेट, रॉकेट के ऊपर लगने वाला थ्रस्ट। थ्रस्ट है अपवर्ड जो फोर्स लग रहा है वो, ठीक है, अपवर्ड फोर्स लग रहा है वो हमें निकालना है। तो देखो भाई, अभी अभी हमने क्या निकाली, एक रिलेशन निकाला था और वो क्या था, एम डी वी बराबर यू डी एम, ये रिलेशन निकाला था। नेक्स्ट है थ्रस्ट ऑन रॉकेट, रॉकेट पर लगने वाला थ्रस्ट, दोनों को क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एम डी वी बाई डी टी बराबर माइनस यू डी एम बाई डी टी, ये क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन, माइनस यू डी एम बाई डी टी, दिस इज एक्सेलरेशन, और यही क्या होता है हमारे पास, थ्रस्ट होता है, माइनस यू डी एम बाई डी टी। ठीक है, अब यहां से देखो इस वाले रिलेशन से, एम ए बराबर माइनस यू डी एम बाई डी टी। अब हम क्या चाहते हैं कि रॉकेट में ज्यादा से ज्यादा क्या हो, एक्सेलरेशन हो। अब रॉकेट में ज्यादा से ज्यादा हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये यू जो है वो बढ़ना चाहिए अच्छी ज्यादा स्पीड से। ठीक है, मतलब जो गैसेस हैं वो ज्यादा प्रेशर से अगर निकलेंगी तो उतने ही प्रेशर से ऊपर की तरफ क्या करेंगी, रॉकेट को पुश करेंगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो हम ऐसा क्या करें कि ये गैसेस ज्यादा प्रेशर के साथ नीचे की तरफ निकले, तो हम क्या बना देते हैं इनको, रॉकेट में जो नीचे शेप होती है उसको किस में बनाते हैं, जेट शेप में बनाते हैं। ये मैंने जेट शेप बनाई थी ना, देखो जेट शेप बना रखी है, इसमें से गैसेस निकलती हैं सारी। ठीक है, तो जेट शेप में क्यों बनाते हैं, आपने कभी देखा होगा कि अगर पानी है सिंपली आप उसको खोल देते हो तो क्या ज्यादा दूर तक जाता है या उसका प्रेशर ज्यादा बनता है, नहीं, बट जो आपने उस पाइप को आगे से थोड़ा सा खींच दिया, ठीक है, उसको दबा दिया तो क्या होगा, पानी ज्यादा आगे तक जाएगा विद और ज्यादा प्रेशर के साथ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास, ये आपके पास आ गया, तो ये आपके पास आ गया एक वे आप रॉकेट की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, क्या करोगे, जेट शेप में बनाते हैं हम रॉकेट ताकि क्या हो, जो रॉकेट की स्पीड है वो ज्यादा बढ़े। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्या है भाई, एक तो ये मिल गया कि जेट शेप में बना दो, दूसरा क्या है, जो dm बाई dt है वो क्या हो, उसके रेट को हम क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, मतलब मास ज्यादा जल्दी जले। ठीक है, जल्दी जल्दी बर्न हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ऐसा फ्यूल चाहिए जो जल्दी बर्न होता हो, तो हम लिक्विड फ्यूल अगर ले लें तो क्या होगा, मान लो हमने पेट्रोल ले लिया, तो अब पेट्रोल जलने के बाद जो गैसेस निकाल रहा है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की क्या कर देता है, लेयर बना देता है। अब उसने कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बना दी तो फिर आगे फर्दर फ्यूल नहीं जलेगा, क्योंकि जलने के लिए, किसी भी चीज को जलने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब आगे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फर्दर आगे नहीं जल पाएगा, फर्दर आगे नहीं जलेगा तो रॉकेट बर्न नहीं चल पाएगी, तो इसीलिए फ्यूल में हम क्या मिलाते हैं, कुछ केमिकल्स मिला देते हैं जो अंदर ही ऑक्सीजन का क्रिएशन करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमें ज्यादा फ्यूल चाहिए होता है तो हम क्या कर लेते हैं, लिक्विड की बजाय सॉलिड फ्यूल को लेना
ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि लिक्विड फ्यूल, उतने ही लिक्विड फ्यूल की बजाय हम उससे कम सॉलिड फ्यूल में काम चला सकते हैं। हमें तो क्या चाहिए, हमारा जो रॉकेट है वो उसका वजन कम से कम चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास रॉकेट के बारे में बिल्कुल कंप्लीट हो गया है भाई। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर लेना, कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विलिब्रियम फोर्सेस। ठीक है, क्या कंसेप्ट है? इक्विलिब्रियम फोर्सेस। वंस मैं आप लोगों को करवा चुकी हूं जब हमने वेक्टर्स पढ़े थे तब, अब फिर से कर लेते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम फोर्सेस क्या होते हैं? टॉपिक डालो, इक्विलिब्रियम फोर्सेस। When the forces are said to be in equilibrium, तो कब कहेंगे? If the resultant of all the forces acting on a, if the resultant of all the forces acting on a point is zero, then if the resultant of all the forces acting on a point is zero, then the forces is said to be in equilibrium. उस टाइम पे आप फोर्स को क्या कहेंगे? जितने भी फोर्सेस हैं वो सारे किसमें हैं? इक्विलिब्रियम में हैं। ठीक है, तो देखो भाई, कंडीशन हो सकती है आपके पास, अगर आपके पास कोई तीन फोर्सेस हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन बता रहे हैं। ठीक है, दो फोर्सेस के लिए बताते हैं, तो फोर्स कैसी है हमारे पास? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इस वेक्टर क्वांटिटी को जीरो करने के लिए डायरेक्शन भी देखनी पड़ती है और मैग्नीट्यूड भी देखना पड़ता है। डायरेक्शन जब तक सेम डायरेक्शन में जा रही है तब तक तो क्या होगी? प्लस होती चली जाएगी। जैसे ही अपोजिट में हुआ तो क्या होगी? माइनस। तो यहाँ पर अगर दो वेक्टर्स हैं, दो फोर्सेस हैं F1 एंड F2, एक इस दोनों किस पॉइंट पर? O पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? सेम। F1 बराबर F2, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इस पॉइंट पर वो कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है और रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या है? दोनों का सेम है। तो दो वेक्टर्स के लिए तो ये केस हो गया। व्हाट अबाउट थ्री वेक्टर्स? तो जब थ्री वेक्टर्स होते हैं तब हमें पहले उसमें क्या करना पड़ता है? उसको दो वेक्टर्स में निकालो, दो वेक्टर्स में उनको डिवाइड करो, लेकर आओ किसी भी तरह से। ठीक है, और दो वेक्टर्स में लाने का काम हम कैसे करते हैं? बाय वेक्टर कंपोनेंट्स, वेक्टर के कंपोनेंट्स करके। आपके पास 3, 4, 5 जितने भी फोर्सेस हैं, अगर आपको उनका रिजल्टेंट निकालना है तो सबसे पहले सभी के कंपोनेंट्स करो, कंपोनेंट्स करके उनको दो में क्या करो? लेकर आओ। ठीक है, दो में बनाओ और फिर उनका रिजल्टेंट निकाल दो ऐड करके। नेक्स्ट आपके पास अगर तीन वेक्टर्स हैं और तीनों किसमें है? F। इन केस ऑफ थ्री वेक्टर्स लिख लेना, ये दो वेक्टर्स के केस में वो लाइन लिख लेना। इन केस ऑफ थ्री वेक्टर्स के केस में क्या होगा? थ्री वेक्टर्स के केस में क्या होगा? लेट F1 एक मिनट भाई, F1, F2 और F3। If all the three forces are acting along the side of a triangle, along the sides of a triangle, taken in consecutive order, then their resultant will be zero. अगर जितने आपके पास फोर्सेस हैं वो फोर्सेस किसी एक ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं और सारे आपने किसमें लिए हैं? सेम ऑर्डर में लिए हैं, तो आपके पास जो उनका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, हियर F1
प्लस F2 प्लस F3 बराबर 0। ठीक है, जब हम रिजल्टेंट निकालते थे इसमें देखो कैसे, ये हमारे पास दो फोर्सेस हैं, दो सेम डायरेक्शन में, तीसरा इसकी अपोजिट में क्या होता था, इसका रिजल्टेंट होता था। ठीक है, तो इनका जो सम था वो 0 नहीं होता था। अब क्या है, हमने इसको भी इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दी, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ रहा था, यही वाला वेक्टर तो आ रहा था, और इसकी भी डायरेक्शन हमने क्या कर दी, अपोजिट कर दी। अब जब हमने इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दी, मैग्नीट्यूड इसका इन दोनों के बराबर है। ठीक है, दोनों के एक सम के बराबर है, और डायरेक्शन क्या है, उस डायरेक्शन के अपोजिट है जो ये दोनों मिलाकर देंगे। तो टोटल सम कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। और इस इक्विलिब्रियम के साथ अगर नंबर n नंबर ऑफ फोर्सेस हैं तो कंडीशन लिख लेना F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस एंड अप टू सो ऑन Fn बराबर 0। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, आपके पास 0 होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास कि अगर जो दो वेक्टर्स हैं, तीन वेक्टर्स कुछ इस तरह से गिवन है आपके पास, कि जो दो वेक्टर्स हैं, ये दो फोर्सेस F1 एंड F2, इनका रिजल्टेंट तीसरे वेक्टर के इक्वल एंड अपोजिट है F3, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ F1 F2, इनका जो रिजल्टेंट है वो तीसरे वेक्टर के क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये किसमें होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। सेकंड केस, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल एंड opposite to the third vector, then three vectors will be called in equilibrium। तब हम उन तीनों वेक्टर्स को किसमें कहेंगे, इक्विलिब्रियम में कहेंगे। ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम है, ई क्या हो, उसके ऊपर मैंने एम बना दिया, तुम कंप्लीट लिखना चाहो तो कंप्लीट लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब इस दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पर किससे निकाला होगा, उसने पैरेललोग्राम लॉ से दोनों का रिजल्टेंट निकाल दिया, वो इसकी इक्वल एंड अपोजिट अगर आया है तो ये तीनों किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। और थर्ड जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं वो क्या है हमारे पास, लैमीज थ्योरम। थर्ड क्या है हमारे पास, लैमीज थ्योरम। देखो भाई, लैमीज थ्योरम, लैमीज थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास तीन फोर्सेस हैं इस तरह से, ठीक है, सिंगल पॉइंट पर तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और इनमें एंगल है अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये इसको मैं मान लू F3, इसको मान लू F2 और इसको मान लू F1। तो लैमीज थ्योरम क्या कहती है, रेशियो ऑफ फोर्सेस टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अपोजिट टू फोर्सेस, F2 अपॉन साइन बीटा, ये क्या होते हैं, इक्वल या फिर कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, F1 अपॉन साइन अल्फा बराबर F2 अपॉन साइन बीटा बराबर F3 अपॉन साइन गामा। ठीक है, तो ये आपके पास होती है लैमीज थ्योरम। ओके, तो यहां तक हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम कल शुरुआत करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट की। यहां तक आप लोगों की नोटबुक कंप्लीट होनी चाहिए और पढ़ लिया करो, वरना पिटाई बुरी हो जाएगी तुम्हारी।